जय हिंद दोस्तों, मैं सागर विश्वकर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस लीला एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एग्जामिनेशंस आर ऑन द हेड और सभी के मन में, सभी के जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में ये एक बेसिक प्रॉब्लम अराइज होती है एग्जामिनेशन के पहले कि किस तरीके से कोर्स को रिवाइज करना होगा। ठीक है, एक कंप्लीट हमें कहीं से भी मटेरियल मिल जाता, कहीं से कुछ लेक्चर्स मिल जाता जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन सेशन मिल जाता जिससे हमारी परेशानी पूरी कंप्लीट ख़त्म या राइट ऑफ हो जाती। आपकी इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग आज के दिन आप लोगों को एक कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन सेशंस अरेंज कर रहे हैं जिसमें एक कंसर्न चैप्टर के न्यूमेरिकल को भी हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो होती है कि भाई थियोरेटिकल तो रिवाइज होता है लेकिन न्यूमेरिकल व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स, जहाँ पर कैलकुलेशंस काफ़ी हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। लीला एजुकेशन सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपकी इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ख़त्म करें और आपको एक कंप्लीट और कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन सेशन प्रोवाइड कराया जाए। आज का जो हमारा सेशन होगा ये MGKBP BCom ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर को कवर करेगा, नॉन ऑनर्स MGKBP BCom सेकेंड ईयर को कवर करेगा, हरीशचंद्र सेकेंड ईयर BCom कवर करेगा और BHU स्पेशलाइज्ड एडवांस अकाउंटिंग को भी कवर करेगा। अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी कई सारे कोर्सेज को, कई सारे सब्जेक्ट को ये कवर करने वाला है। तैयार रहिए और इस सेशन का भरपूर आनंद लीजिए। बच्चों, ये जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी एक हेल्प मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज के दिन हम एक चैप्टर पिक करेंगे और उस चैप्टर का एक कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव रिवीजन करेंगे। आज का दिन जो चैप्टर हम पिक कर रहे हैं वो है कंसोलिडेशन। ये एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको जर्नल एंट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, बड़े रिलैक्स मोड में हो जाइए आप लोग। ऐसा चैप्टर जिसमें जर्नल एंट्री नहीं है, वाह क्या बात होगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो लॉन्ग आंसर टाइप में कवर करता है अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स में। इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है आप लोगों के लिए क्योंकि 15 से 20 मार्क्स एक मैटर कैरी करता है। होल्डिंग कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा कि सब एमलगमेशन, होल्डिंग कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये सब में कहीं ना कहीं कॉमन प्रक्रिया होती है कि हम किसी न किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी न किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, टेक ओवर करते हैं। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक तरीका होता है कि हम किसी कंपनी को क्या कर लें, होल्ड कर लें। होल्ड करने का मतलब होता है हम उसको एक्वायर कर लें, सीधी सी बात है, उस पर कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश कर लें। दो कंपनियां हमारे निकल के सामने आती हैं, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडियरी कंपनी, जिसको हम लोग सहायक कंपनियां भी बोलते हैं। सब्सिडियरी को सहायक कंपनियां भी बोलती हैं। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके एक या एक से अधिक सब्सिडियरीज कंपनी हो, और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है जिसका कोई ना कोई क्या होल्डिंग कंपनी हो। अब कैसे होल्ड करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको समझने के लिए हमको कुछ फिगर्स की सहायता, कुछ फिगर्स की हेल्प लेनी होगी। चलिए हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करेंगे और उस बैलेंस शीट्स के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट इज़ सब्सिडियरी कंपनी, हाउ टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर कंपनी। हमने एक बैलेंस शीट पिक किया। Let's take X company and Y company. ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एज यू नो कि ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा एसेट है, और यहाँ भी हमारी लायबिलिटी है और यहाँ भी हमारा क्या है, एसेट है। यहाँ पर मैंने शेयर कैपिटल लिया
लेट्स से हमारा 10 लाख का, और यहाँ पर हमने कुछ एसेट्स ले लिए, लैंड एंड बिल्डिंग लेट्स से आपके 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी भी 2 लाख की ले लेते हैं, फर्नीचर भी हम लोग 3 लाख का ले लेते हैं, और कैश लेते हैं 3 2 5 2 7 3 लाख का। ठीक है, कैश कर लेते हैं हम लोग 10 लाख का, या इसको कर लेते हैं 12 लाख। ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स 12 3 15 2 आपका 17 2 19, तो 9 लाख के क्रेडिटर्स ले लेते हैं। एज इट इज़ यहाँ भी शेयर कैपिटल लेते हैं, यहाँ भी शेयर कैपिटल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से 8 लाख का, क्रेडिटर्स ले लेते हैं हम लोग 2 लाख का। यहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग 1 लाख रखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रखते हैं, और फर्नीचर भी हम लोग लेट्स से 2 लाख रख लेते हैं, और कैश भी हम लोग 2 3 4 6 लाख रख लेते हैं। अब वाई वॉन्ट टू एक्सपेंड दिस बिजनेस, वाई जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, वो चाहती है कि हम एक्स वाई को कंट्रोल में लें। अच्छा, वाई को कंट्रोल में लेने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढना होगा जहाँ से हमें वाई का पूरा कंट्रोल मिल जाए। तो वो कंट्रोल कहाँ पर हाइड है? वो कंट्रोल हाइड है हमारे शेयर कैपिटल में। ठीक है, शेयर कैपिटल प्राइमरी, देखिए होल्ड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो प्राइमरी तरीका हम लोग डिस्कस करें, इसके बाद एक सेकेंडरी तरीका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमें ये शेयर कैपिटल मिल जाए तो एक्स का पूरा कंट्रोल किस पर हो जाएगा? वाई के ऊपर हो जाएगा। सो हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर कैश पड़ा है कितना? 12 लाख रुपए का। थोड़ा सा हम इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम इस 12 लाख को हटा देते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ डालते हैं, इन्वेस्टमेंट इन वाई कंपनी 8 लाख, और 4 लाख का हम लोग कैश ले लेते हैं। सो अब आप देखेंगे कि हमने वाई के शेयर को क्या कर लिया, कैरी कर लिया, उसको होल्ड कर लिया। तो अब जब इसकी पूरी कंट्रोल अब किसके पास चली गई है? एक्स के पास चली गई है। तो यहाँ पर एक्स जो है होल्डिंग कंपनी कहलाएगा, और वाई क्या कहलाएगा? आपका सब्सिडियरी कंपनी। ध्यान से, होल्ड करने का तरीका है कि हमको होल्ड इसको नहीं करना है, इसको कंट्रोल में नहीं लेना है, हमें कंट्रोल में लेना है उसके शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी को अगर एक्वायर करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके शेयर कैपिटल को आप क्या करिए? होल्ड कर लीजिए, उस पर कंट्रोल अपना ले लीजिए। तो अब तो फिर आप क्या कहलाएंगे? होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे, और जिस पर कंट्रोल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका क्या? सब्सिडरी कंपनी। सो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है कि देखिए किसी कंपनी को चलाने वाले उसके मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स कभी कभी डायरेक्टली ना चला करके वो पैसिव मोड पर आ जाते हैं, और एक एक्टिव मोड में किसी न किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। लेट्स से कि भाई वो पर्सन है हमारा डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर क्या करता है? किसी कंपनी को चलाता है, उसको मैनेज करता है। तो हम क्या कर ले, हमें कंट्रोल करने के लिए हम उन डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को ही कंट्रोल कर लें। हम उस डायरेक्टर के कंपोजिशन को ही क्या करें? कंट्रोल में ले ले। तो अब उस कंपनी का पूरे तरीके से हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला तरीका है कि हम शेयर कैपिटल को क्या करें? होल्ड करें। और दूसरा तरीका है कि कंट्रोल करें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को। अब कंट्रोल करने के लिए हमें कितना शेयर एक्वायर करना पड़ेगा, कितना मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट हमें शेयर्स लेना पड़ेगा
कंट्रोल में। सो याद रखिए कि अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडी कंपनी को होल्ड करती है या कंट्रोल करती है, तो मैक्सिमम मोर देन 50% शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा 50% से 100% तक। 50% से 100% तक कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 50%। सो याद रखिएगा, अगर वो 50% से ज़्यादा है और 100% से कम है तो हम इसको बोलेंगे क्या, पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। और अगर 100% पूरा है तो उसे बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो होल्ड करने के तरीके समझ में आ गए बात आप लोगों को। पहला कंट्रोल करने का तरीका है कि आप उसके शेयर कैपिटल को क्या करिए, होल्ड कर लीजिए, या दूसरा ये तरीका है कि कंपोजिशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को क्या करिए, होल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, पहली तो सिचुएशन ये हो गई, ये तरीका है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम उसके पूरे 80% शेयर को एक्वायर कर लें, हम 8 लाख शेयर्स को एक्वायर करें, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें से कुछ पोर्शन ही को क्यों नहीं एक्वायर किया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेयर कैपिटल। लेट्स से अगर उसकी शेयर कैपिटल 8 लाख की है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें से 6 लाख लें, और रैदर जो 2 लाख कहलाएगा वो कहलाएगा आपका क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको हम लेना चाहते हैं वो मेरा है, जिसको नहीं लेना चाहते वो क्या कहलाएगा, आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पर क्रेडिटर्स आपका होगा। ठीक है, तो अगर 50% से ज़्यादा है, 100% से कम है, लेट्स से इसके 75% होल्ड कर रहे हैं तो 25% रिमेनिंग माइनॉरिटी कहलाएगा। अगर 80% होल्ड कर रहे हैं तो 20% माइनॉरिटी कहलाएगा। अगर 90% होल्ड कर रहे हैं तो 10% माइनॉरिटी कहलाएगा। अगर 100% होल्ड कर रहे हैं तो फिर उस केस में माइनॉरिटी नहीं होगा। माइनॉरिटी का मतलब क्या चीज़ होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कि दूसरे कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारा कंट्रोल अब दूसरे कंपनी के ऊपर जाए। सो होल्डिंग कंपनी के लिए ऑलवेज ये क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी, दैट इज माइनॉरिटी उसके लिए ऑलवेज क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि कहीं कहीं कोई प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हम ज़्यादा पे करके आ जाते हैं। लेट्स से इसकी अगर हम 2 दुकान लेते हैं और उस 2 दुकान में मिठाइयों का शॉप है, तो अगर एक दुकान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ की मिठाई की जो वैल्यू है 300 रुपये प्रति किलो की है, लेकिन वही दूसरे दुकान की मिठाई की वैल्यू, सेम मिठाई है लेकिन वहाँ उसकी वैल्यू क्या है, 1000 रुपये प्रति केजी की है। तो मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला दुकानदार था या दूसरा वाला जो दुकानदार था वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, हाई करके बेच रहा है। क्यों हाई करके बेच रहा है कि बहुत पुराना दुकानदार है और मार्केट में उसकी क्या है, गुडविल है। उसी तरीके से जब होल्डिंग कंपनी क्या कर लेती है, उसके शेयर कैपिटल को जब होल्ड करती है, कंट्रोल करती है, तो कंसिडरेशन जो होता है वो कभी ज़्यादा दे देती है या तो कम दे देती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। भाई अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो हमें पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम अगर कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा या कम, अब मान के चलिए कि यहाँ पर हमने 6 लाख का होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में हमने 2 कंडीशन में लेता हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर मैं पहला लिख देता हूँ कि भाई 7 लाख रुपए, और दूसरा मैं लिख देता हूँ 5 लाख रुपए। अब 7 लाख और 5 लाख की वजह से कैश भी मेरा अफेक्टेड होगा, लेकिन मैं कैश को यहाँ पर बिल्कुल भी छिड़कानी नहीं करूँगा। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर इसकी वैल्यू 6 लाख की है और अगर हम कंसिडरेशन 7 लाख प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उसकी गुडविल का उसको पेमेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और ऐसे केस में फिर यहाँ पर जो 1 लाख रुपए हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम इस 6 लाख का जो कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 लाख का कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू का कम पेमेंट कर रहे हैं, तो भाई हम तो फायदे में चले गए। और ये फायदा कौन सा हुआ, हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ। और ये कैपिटल प्रॉफिट जो है ना, ये कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, ये जाता है किसमें, आपका कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है,
सो अगर 6 लाख का अगर इसकी वैल्यू है, फिर से समझते हैं, अगर 6 लाख की इसकी वैल्यू है, शेयर कैपिटल की वैल्यू है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया है तो ऐसे केस में आपका जो डिफरेंस होगा वो गुडविल कहलाएगा, और गुडविल ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। और अगर हमने इसकी वैल्यू का कम पेमेंट किया है, 5 लाख किया है, तो दिस विल बी अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो अब कंसोलिडेशन के बाद क्या बैलेंस शीट भी डिफरेंट रहेगी? नहीं, कंसोलिडेशन के बाद दोनों मिल करके एक कॉमन बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। सो अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी कैसे? इसके लिए हम इसको बना के देखते हैं। तो अब आप देखिए, क्योंकि अब इस पर हमने कंट्रोल ले लिया है, तो अब जितनी भी इसकी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो मेरी हो गई अब। सो अगर हम कहेंगे यहाँ की बुक्स में जो आपकी लैंड बिल्डिंग शो कर रही है 2 लाख की, और यहाँ की बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग शो कर रही है 1 लाख की, तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ जाएगा? 2 लाख प्लस 1 लाख क्या कहलाएगा? आपका 3 लाख कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 2 लाख का है और यहाँ पर 1 लाख का है, तो यहाँ पर भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी क्या कहलाएगा? 3 लाख का होगा। और फर्नीचर के केस में 3 लाख का बैलेंस है, यहाँ पर बच्चों 2 लाख का बैलेंस है, तो यहाँ पर कितना कहलाएगा? फर्नीचर 5 लाख का कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कैश क्या है 4 लाख है, और यहाँ पर भी कैश कितना है? 6 लाख है, तो अब कैश मिलाकर कितना हो गया मेरा? 10 लाख का। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे समझना है हमें। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। बात करते हैं शेयर कैपिटल की। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 6 लाख लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो उसके शेयर कैपिटल पर किया गया है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो ये एसेट हो गया मेरा, और ये मेरा एक लायबिलिटी हो गया। शेयर कैपिटल हमारा यहाँ पर एक लायबिलिटी हो गया, और एसेट्स और लायबिलिटी से एक कॉमन ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केस में एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो जाएंगे? वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये एकदम नल ट्रांजेक्शन कहलाएगा, एंड दिस विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ध्यान से समझिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं, इस चीज़ को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट किस पर किया गया है? इसके शेयर कैपिटल पर किया गया है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन ट्रांजेक्शन, सो दिस विल बी नल। यहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीबीएस ने इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। अब शेयर कैपिटल में फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पर कितना? 10 लाख। शेयर कैपिटल में हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख। और क्रेडिटर्स यहाँ पर 9 लाख है, और यहाँ पर क्रेडिटर्स लेट्स से कि हम 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पर मैच नहीं करेगी तो उसका कोई इफेक्ट हम नहीं समझेंगे, हम बस ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से वर्किंग चलेगी। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 लाख का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर ये गुडविल जो आया है और ये कैपिटल रिजर्व जो आया है, जब हमने उसकी कॉस्ट है उस कॉस्ट को से ज़्यादा पेमेंट किया हुआ है या कम पेमेंट किया है, तो इसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? और देखिए, अगर हमने ज़्यादा पे ऑफ किया हुआ है, उसकी वैल्यू से उसको ज़्यादा पेमेंट दिया है, तो गुडविल आ जाएगा हमारा कहाँ पर? एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने कम दिया है उसको, तो दिस विल बी अ कैपिटल प्रॉफिट, एंड कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये डिफरेंसेस ठीक है, ये भी हमारा क्या है? डिफरेंसेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो एक जनरल आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कि कंसोलिडेशन में होता क्या चीज़ है और किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग आपकी चलती है। तो कंसोलिडेशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व है हमारी, कौन कौन सी? एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी
सब्सिडीज कंपनी हो, जरूरी नहीं कि एक ही सब्सिडी कंपनी हो, एक से अधिक भी हो सकती है। और सब्सिडी कंपनी क्या होती है, जिसकी कोई ना कोई होल्डिंग कंपनी होती है। क्या चीज़ होल्डिंग करती है, उसके मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सब्सिडी कंपनी के पूरे शेयर्स एक्वायर किए गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। और अगर 50% से ज़्यादा है, 100% से कम है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर हर बच्चों को समस्या या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दो मैं डेट यहाँ पर लूँगा। एक डेट में लेता हूँ आपका 1 अप्रैल 2019 और एक मैं डेट लेता हूँ 31 मार्च 2020। यहाँ पर अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो किसी न किसी पर्टिकुलर डेट को इंटरवल पर ही एक्वायर्ड करेगी। अगर मैं फर्स्ट केस में लूँ कि अगर डेट ऑफ एक्विजिशन, याद रखिएगा DOA स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर यहाँ पर है दैट इज 1/4/2019 में, और 1/4/2019 में जो बैलेंस शीट सब्सिडरी कंपनी की है वहाँ पर प्रॉफिट जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है आपका 20,000 का। समझिएगा बात। तो जिस समय मैंने उसके शेयर्स को एक्वायर किया तो उसके बुक्स में एक प्रॉफिट एलिमेंट भी था और वो मेरे लिए एक बोनस इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये प्रॉफिट को मैंने क्या किया, बिना मेहनत किए अपने पास रख लिया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परचेज प्रॉफिट। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे परचेज प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। या परचेज्ड प्रॉफिट। गुड। अगर बैलेंस शीट के दिन, जिस दिन एक्वायर करने के दिन शेयर कैपिटल के साथ हमें प्रॉफिट भी मिल गया, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स का एक पार्ट होता है हमारा प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट भी मिल गया तो प्रॉफिट भी मेरा हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, परचेज प्रॉफिट कहेंगे या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का नाम दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक्वायर करने के बाद अगर सपोज करिए यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है, जब हम फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं एक्वायर करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है 25,000 का, तो यहाँ से एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट हुई है वो हुई है 5,000 की। स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितनी थी, 20,000 की थी यहाँ पर, और 5,000 की प्रॉफिट पूरे साल अर्न हुई है, और उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट आ रही है सामने वो 25,000 की आ रही है। तो इस प्रॉफिट को हम किसका नाम देंगे, ये प्रॉफिट है हमारी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको हम क्या नाम देंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा। ठीक है। एक्वायर करने के पहले के जितनी भी प्रॉफिट है वो परचेज प्रॉफिट कहलाएंगे, और एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट आएगी वो होगी आपकी प्री एक्विजिशन, सॉरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एक्वायर करने के पहले प्री एक्विजिशन, एक्वायर करने के बाद पोस्ट एक्विजिशन। क्या होना है इसका, देखिए जो परचेज प्रॉफिट है डेट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, नो, क्योंकि इसके लिए हमने इसका कंसिडरेशन पे किया, हमने इसको परचेस किया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, परचेस किया है। लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन है इसको हमने परचेज नहीं किया है, हमने मेहनत की है इसको अर्न करने में, तो इसलिए ये कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसे हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का भी नाम देते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है। सो परचेज प्रॉफिट को कभी भी आप पीएल में न डालें, और
परचेज प्रॉफिट का मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, लेकिन पीएल में जाएगा क्या सर? पीएल में जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसे हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का भी नाम देते हैं। ठीक है। सो अगर सर बीच में एक्वायर कर लेता है तो फिर क्या करना है बीच में? ये तो आपने शुरुआत में बताया। अगर सपोज करो कि बीच में एक्वायर कर ले, बीच में एक्वायर का एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर प्रॉफिट है 20,000 की, और ये 1 अप्रैल 2019 का डेट है और ये 31 मार्च 2020 का डेट है। मैंने एक्वायर किया है 1 अक्टूबर 2019 में। यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन है। सो एक्वायर करने का जो पहले का जो पीरियड होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और एक्वायर करने के बाद एक प्री एक्विजिशन पीरियड भी बोलेंगे पहले, और एक्वायर करने के बाद जो पीरियड होगा उसको पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बोला जाएगा। तो फिर यहाँ परचेस कितना होगा और कंसोलिडेटेड कितना होगा, ये समस्या सर बढ़ेगी। देखिए भाई, परचेस तो 20,000 पूरा हो गया, ठीक है, और पूरे साल जो प्रॉफिट अर्न हुई है वो 5,000 की हुई है। तो इसमें से कितना परचेस होगा? क्योंकि भाई हमने तो 20 में एक्वायर किया हुआ है। तो देखिए ये पूरी 20,000 तो हमारी परचेस प्रॉफिट होगी, और 5,000 का यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड हुआ फ्रॉम अप्रैल टू 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, डेट इज 6 मंथ का ये जो हुआ आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू आपका 30 सितंबर 2019 तक का। ओके, पोस्ट कितना कहलाएगा जिसे हम पीरियड में ट्रांसफर करेंगे? अब यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड कहलाएगा वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा। सो जो पोस्ट प्रॉफिट होगी या कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट होगी वो क्या होगी हमारी? क्या होगी हमारी? 5,000 का 6 मंथ, 5,000 का 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर से ले करके आपका 31 मार्च तक, यहाँ तक। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चीज़ को देखना है कि हमें एक्वायर करने का डेट बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि वहीं से हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकलेगी और वहीं से हमारी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकलेगी, जिसका दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है। सर अगर यहाँ पर एक्वायर कर ले तो, यहाँ पर एक्वायर कर ले तो फिर क्या होगा? अगर डेट ऑफ एक्विजिशन इसको मान लिया जाए तो ऐसे केस में यहाँ पर जो प्रॉफिट दिखेगी, सपोज करिए 20,000 का, ये 20,000 पूरा प्री प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। यहाँ पर यही मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसे हम लोग परचेस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई बात सभी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कंसोलिडेशन का, जहाँ पर कई जगह स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। तो प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि जब हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हम उसके शेयर कैपिटल को कंट्रोल कर रहे हैं, और शेयर कैपिटल में अगर मेरा प्रॉफिट भी है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, अगर मेरा कोई रिजर्व्स है वो भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड्स। चलिए, तो ये चीज है। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने समझा था
Subsidiary company means a company in which control the composition of board of directors, exercise or control more than one half of the total share capital, either its own or together with one or more its subsidiaries company. फुल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी और पार्शली ओन सब्सिडरी कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फुल्ली ओन का मतलब होता है जहां पर आपके 100% की होल्डिंग हो, और पार्शली ओन का मतलब होता है जहां पर मोर देन 50% बट लेस देन 100% की हो, और रिमेनिंग अगर बच जाता है, लेट्स से इसकी अगर 80% होल्ड कर रहे हैं तो 20% को माइनॉरिटी बोला जाएगा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब दो अलग अलग कंपनियां हैं, जब कंसोलिडेशन के बाद एक कॉमन बैलेंस शीट बनाती है जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नाम देते हैं, वहां पर वर्किंग क्या करनी है, एज इट इज़ हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं उसको। जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसको क्या करिए आप मर्ज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए किस प्रकार से उसके गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर कैलकुलेशन को समझिएगा कि जितना कॉस्ट हमने पे किया है उसमें से हमारा जितना भी शेयर है उसके शेयर कैपिटल पर, उसके प्रॉफिट पर या उसके रिजर्व पर, उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो फिगर अराइव होगा हमारा वो हमारा गुडविल होगा। अगर हमने कंसिडरेशन मतलब कॉस्ट अगर ज़्यादा पे की है तो ऐसे केस में हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। अगर हमने कॉस्ट कम पे की है तो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल रिजर्व। ये जो चीज़ है आप जिसे हम लोग शेयर्स प्रॉफिट रिजर्व बोलते हैं, ये एग्रीगेट करने पर ये हमारा नेट एसेट अराइज होता है, ठीक है। तो परचेस कंसिडरेशन हमारा ये है। तो परचेस कंसिडरेशन अगर ज़्यादा पे है नेट एसेट से और परचेस कंसिडरेशन अगर कम पे है, तो ऐसे केस में अगर ज़्यादा पे है तो गुडविल डेबिटेड और कम पे किया है तो कैपिटल रिजर्व डेट इज क्रेडिटेड। ओके, सेम ऐसे शेयर होल्डर जो कि हम नहीं बनना चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमारा कोई कंट्रोल करे हमारे ऊपर, तो उन्हें हम माइनॉरिटी को बोलते हैं। तो जो कैलकुलेशंस होल्डिंग कंपनी के लिए होता है वही कैलकुलेशन माइनॉरिटी के लिए होता है। और याद रखिएगा माइनॉरिटी के लिए प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन कोई मैटर नहीं करता। वो पहले भी मेरे साथ थे, वो आज भी मेरे साथ आगे चलते रहेंगे। तो इनके अमाउंट को हम कैसे अराइव करेंगे, टोटल शेयर्स एक्वायर्ड, टोटल शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, टोटल रिजर्व्स इन सब्सिडरी कंपनी, टोटल प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी, ये अगर आप ऐड कर लेंगे और अगर कोई गुडविल पुरानी है तो उसे हम राइट ऑफ करेंगे, तो जो बैलेंस अराइज होगा वो हमारे माइनॉरिटी का बैलेंस अराइज होगा। ओके, नेक्स्ट एक हम सवाल लेते हैं, एक सम लेते हैं और इस सम के बेसिस पर और आपकी वर्किंग को हम क्या करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इज सब्सिडरी बी लिमिटेड, ड्रॉ ऑफ एट 31 March 2014, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट द रिटायरमेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 80% शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी and the reserve statement PL amounted to ₹50,000 and 30,000 respectively। तो 80% का होल्डिंग है और जिस समय होल्ड किया गया था उस समय जो प्रॉफिट में बैलेंस था हमारा 30,000 का था और जो रिजर्व में बैलेंस था हमारा 50,000 का था। अब बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या किया है भाई साहब, एक्वायर किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमें ये पता करना होगा कि भाई कंसिडरेशन कितना पे किया है। तो इसके लिए आप इन एसेट साइड में आ जाइए, आप ये देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, शेयर्स इन बी लिमिटेड, इट इज इन्वेस्टमेंट 1600 शेयर्स ली गई है, 200 रुपये का पेमेंट किया गया है पर शेयर पर और टोटल कंसिडरेशन आ रहा है हमारा 3,20,000 का। सो ये जो 3,20,000 है हम किसका पे कर रहे हैं, इस 2 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब कि हमने इसमें से 2000 शेयर में से
हमने 1600 शेयर को एक्वायर किया है, मतलब हमारा ये जो होल्डिंग है वो 80% की होल्डिंग है। रिमेनिंग जो आपके 400 शेयर हैं जो कि 20% बचेंगे, इसे हम माइनॉरिटी बोलेंगे, माइनॉरिटी इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ पार्शली ओन्ड। ये पार्शली ओन्ड का है। अगर ये पूरा 2000 शेयर से एक्वायर करता तो हम कह सकते थे वो हमारा फुल्ली ओन्ड होता। तो देखने में तो यही लग रहा है कि भाई वहाँ पर 2 लाख की शेयर कैपिटल, जबकि यहाँ पर कंसिडरेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 3 लाख का 20,000, मतलब ज़्यादा पे किया जा रहा है, तो ऑलवेज वो गुडविल आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम इसके पूरे नेट एसेट को कैलकुलेट करेंगे, सब्सिडी कंपनी के नेट एसेट को कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे हम अपने किससे, कंसिडरेशन से। अब देखिए यहाँ पर दूसरी हमें ये चीज़ देखनी कि भाई ये फाइनल ईयर की बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में जो रिजर्व में बैलेंस है वो 1,50,000 का है, पीएल में बैलेंस है आपका 50,000 का, जबकि एक्वायर किया गया था तो उस समय बैलेंस 50,000 का रिजर्व में था और 30,000 का प्रॉफिट में था। इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि यहाँ पर जब 31 मार्च को एक्वायर किया गया था तो रिजर्व में जो बैलेंस था 1,50,000 का और पीएल में बैलेंस था आपका 50,000 का। ओके, और यहाँ पर जिस समय एक्वायर किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, अगर डेट नहीं तो एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड लेंगे हम लोग, रिजर्व में जो बैलेंस था वो 50,000 का था और ये हमारा 30,000 का है। सो बच्चों ये डेट ऑफ एक्विजिशन को ये फिगर हमारी दिख रही है हमें, तो ये जो चीज़ हुई ये हमारी परचेज हुई, ये हमारी परचेज हुई जिसे हमें पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब यहाँ से जितना भी बढ़ा है, चाहे वो प्रॉफिट में बढ़ रहा है कितना आपका 1 लाख का और रिजर्व में बढ़ा है, रिजर्व में बढ़ा है 1 लाख का और प्रॉफिट में बढ़ रहा है आपका 20,000 का, तो ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व होगी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व होगा। ठीक है, इस चीज़ पर अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हर एक चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, देखिए अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे अपने पास, अकाउंट्स आपके लिए बड़ा इजी होगा। अब आपको अगर साइकिल चलाना है और किताबों में वो चीज़ लिखी हुई है कि साइकिल को इस तरीके से चलाना है, लेकिन आप किताबें पढ़ करके साइकिल चलाना कभी नहीं सीखेंगे जब तक साइकिल पर आप प्रैक्टिकली हाथ नहीं मारेंगे। सो जब तक आप प्रैक्टिकल माइंड नहीं इस्टेब्लिश करेंगे अपने दिमाग में, एक आपका प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, तब तक अकाउंट्स आपको क्लियर कभी भी नहीं होगा, आप जितनी भी किताबें अपने जीवन काल में पढ़ लें। तो कभी कभी वो चीज़ हमें इजी भी लगती है, कभी कभी वो चीज़ डिफ़िकल्ट लग जाती है और डिफ़िकल्ट लगने के बाद हम उस चीज़ों को क्विट कर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें उस पर मेहनत करनी चाहिए, हमें उस पर समझना चाहिए। 1-2 बार रिजल्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। अगर हम 5 बार किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो 5 तरीके के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते हैं और ऑलवेज 5 तरीके के कॉन्सेप्ट आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन की चीज़ समझ में मुझे लगता है कि आप लोगों को आना चाहिए कि 50,000 यहाँ पर दिया हुआ है जो बढ़ करके 1,50,000 का रिजर्व बनाया है, तो 50,000 मेरा परचेज हुआ, मेरे लिए बोनस है भाई, बना बनाया पका पकाया खाना मिला है ना। यहाँ पर आगे मुझे पकाने की ज़रूरत है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, तो जो चीज़ मेरी बनी बनाई मिल गई है वो तो मेरा एक बोनस फॉर्म में हो गया। उसी तरीके से प्रॉफिट आपके 30,000 की थी, वो भी मेरा बना बनाया था, वो भी मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना हुआ होल्डिंग कंपनी को, वो मेरा परचेज हो गया। और परचेज कभी भी पीएल में रिकॉर्ड मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद जब हमने साथ में मिलके मेहनत की है कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर वो प्रॉफिट में बैलेंस जो बढ़ा है वो 20,000 का बढ़ा है, वो पोस्ट प्रॉफिट हुआ है, और हमारा रिजर्व में जो बैलेंस बढ़ा है वो 1 लाख का, वो भी हमारा पोस्ट रिजर्व कहलाएगा। अब आते हैं कैलकुलेशंस पर अपने, और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में गुडविल
या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज जो कंसिडरेशन है वो प्रोवाइड कितना किया जा रहा है, 1600 शेयर के हिसाब से 200 रुपये पर शेयर की वैल्यू दी जा रही है, वो है आपका 3,20,000 रुपये का। ठीक है, अब इसमें से लेस करना है हमें कॉस्ट ऑफ शेयर्स, जितना हम ले रहे हैं, हम पूरा तो नहीं ले रहे हैं, हम 2 लाख का 80% ही ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारी प्रॉफिट, जो कि हमारी परचेज प्रॉफिट थी 30,000 की, उसका भी हमने 80% लिया है, पूरा नहीं लिया है। और जो रिजर्व है वो भी है हमारा कितना, 1 लाख का रिजर्व, सॉरी रिजर्व में बैलेंस है 50,000 का, 50,000 का, जिसका भी हम लोगों ने 80% एक्वायर किया है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं ये कितना आ जाएगा आपका, 1,60,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000। तो ये आ गया आपका टोटल 2,24,000। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिए ये चीज़ कि ये जो है, क्योंकि जब हम कंट्रोल करने जाते हैं तो उनके शेयर कैपिटल के कंपोजिशन को ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो टोटल शेयर कैपिटल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,24,000 का, जबकि पेमेंट हमने दिया है 3,20,000 का भाई। तब जो बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा, क्योंकि एक्सिस दिया हुआ है 96,000 का, ये मेरा क्या हो गया, गुडविल हो गया, जिसे हम CBS बनाते समय स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एसेट साइड में क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले। सो पहला कैलकुलेशन हमारा ये होगा। दूसरा हमारा कैलकुलेशन होगा रिमेनिंग 20% के लिए, जो कि हैं आपके कौन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जिसे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो शेयर्स में है वो 2 लाख की उसकी वैल्यू है और उसका वो 20% ही उनका हिस्सा बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 का। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे सर, रिमेनिंग 2,000 में से वो 1,600 शेयर एक्वायर किया है, तो 400 शेयर बचेगा इंटू 100 रुपये के हिसाब से, तो हो जाएगा आपका 40,000। कोई भी तरीका आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। मैं अधिकतर इस तरीके के चीज़ों को फॉलो करता हूँ। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि किस माइनॉरिटी के लिए प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कोई मैटर नहीं करता है, फाइनली जो बैलेंस शीट में फिगर दिखती है उसी फिगर पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में बैलेंस है 50,000 का और रिजर्व है बैलेंस आपका 1,50,000 का, तो रिजर्व आ जाएंगे हमारा हो जाएगा 1,50,000 का 20%, दिस विल बी 30,000। और तीसरा प्रॉफिट 50,000 का 20%, दिस विल बी आपका 10,000। देन आपका 80,000 का माइनॉरिटी आ गया। ठीक है, आप ये चीज़ देखें यहाँ पर कि आपको कहीं भी जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो क्योंकि जर्नल एंट्री याद करने की कोशिश करते हैं बच्चे, इसलिए उनको वो चीज़ बड़ी बर्डन लगती है। लेकिन अगर जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स, उसके छुपे हुए रहस्य को समझ जाएगा तो कभी भी जर्नल एंट्री आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो पहला कैलकुलेशन हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने का, दूसरा कैलकुलेशन है माइनॉरिटी निकालने का। अब हम निकालते हैं कि हमारा पीएल में कितना बैलेंस जाना चाहिए,
तो जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो देखिए ए लिमिटेड की प्रॉफिट तो पूरी जानी है भाई, उसकी प्रॉफिट तो इधर उधर गई नहीं ना। इनकी प्रॉफिट है आपकी 2 लाख की, अब पोस्ट प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। अब प्रॉफिट बी की कितनी बड़ी है चेक कर लीजिए, प्रॉफिट 20,000 से, ठीक है, 30,000 से 50,000 गया है हमारा प्रॉफिट, तो पोस्ट प्रॉफिट हुआ हमारा 20,000 का। सो 20,000 का कितना परसेंट, 80%, तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 16,000, 2,16,000 ये हमारा प्रॉफिट जो कि पीएल में ट्रांसफ़र होगा, जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से हमारी रिजर्व्स, जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व्स भी बोलेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ए लिमिटेड का रिजर्व आपका था 4 लाख का, और पोस्ट रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड कितना हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 50,000 से आपका हुआ है 1,50,000 तक, तो जो पोस्ट है वो आपका है 1 लाख का। तो 1 लाख का 80% जो कि आ जाएगा आपका 80,000, 4,80,000, ये चीज़ कंप्लीट। जितनी भी आपकी वर्किंग थी वो चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट करी। तो आपको क्वेश्चन में वॉच करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत निकल गए वहाँ से। क्वेश्चन को क्लोजली वॉच करिए, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुए है वहाँ पर, है ना, कौन से इन्फॉर्मेशन को हमें लेना है, कौन से इन्फॉर्मेशन को हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, कंसंट्रेशन के, उसके कंट्रोल पर। तो कंट्रोल करने के लिए सीधी सी बात है, आपको आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इतने सारे कैलकुलेशंस हो गए, अब हम इस पर एक बैलेंस शीट बना देते हैं, जिसे आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नाम देते हैं। एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको साफ साफ बताया कि ये चीज़ तो एलिमिनेट हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का एसेट और यहाँ की लायबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो गई, सेट ऑफ हो गई। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल में आपका 10 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व में हम लोगों ने जो रिजर्व निकाला है वो कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाला है। उसके लिए पीएल के लिए हम लोगों ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाला है, माइनॉरिटी लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी में ये दोनों लायबिलिटी एग्रीगेट होंगी, 3 लाख और 1 लाख 4 लाख। सन्ड्री एसेट्स में 15 लाख 80,000 और 5 लाख इंक्लूड होगा, बाकी ये चीज़ नहीं आनी है मित्रों, ठीक है। तो कैसे बनाना है हमें, हम डायरेक्टली से समझेंगे। नोट टू अकाउंट अमाउंट, ये चीज़ नोट टू अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली सीबीएस की तरफ रुख करेंगे अपना। तो सबसे पहला आपका है इक्विटी एंड लायबिलिटी।
जिसमें शेयर होल्डर्स फंड होगा आपका 10 लाख का, ठीक है। फिर आपका रिजर्व्स, इस चीज को हम यहां पर शेयर कैपिटल लिख दें। फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लसेस में आपका कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो है आपकी 2,16,000 का, आपने कैलकुलेशन देखा होगा। और कंसोलिडेटेड जो रिजर्व होगा वो होगा आपका 4,80,000 एज वी हैड कैलकुलेटेड अर्लियर। नेक्स्ट, अब इसका काम खत्म। माइनॉरिटी हमारी है 80,000 का, इसको सेपरेटली वहां पर लिखना है। नेक्स्ट आपका करंट लायबिलिटी के सेक्शंस में आ जाएंगे आप लोग। तो करंट लायबिलिटी आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो कि दोनों ट्रेड पेबल को आप ऐड करेंगे 3 लाख प्लस 1 लाख का, तो वो आ जाएगा आपका 4 लाख का। वेरी गुड। सो कैलकुलेट टोटल कर लें आप लोग यहाँ पर। $21,76,000। नेक्स्ट आपका एसेट, सो एसेट में सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस दिया है 15,80,000 प्लस 5 लाख, जो कि मित्रों होगा 20 लाख का, 20,80,000। ओके। एंड नेक्स्ट गुडविल, जो आपने डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ लेकिन आप मत लिखिएगा इसे, इस चीज़ को, जो आपने डिफरेंस निकाला है बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड द नेट एसेट, वो आपका आया है 96,000 का। तो यहाँ भी आपका टोटल हो गया 21,76,000। दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। यही आपकी प्रोसीजर है। आप इस चैप्टर में आपने क्लोजली वॉच किया कि आपको जर्नल एंट्री कहीं भी करनी नहीं पड़ी, जो कि एक सिरदर्द आप लोगों के लिए बना होता है। बस प्योर एंड प्योर आपको बैलेंस शीट को वॉच करना है और दोनों को मर्ज कर देना है। दिस इज व्हाट वी कॉल द कंसोलिडेशन। सो होप कि आज की चीज़ें, आज का जो एक रिविजरी सेशन है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पेपर्स में काफ़ी हद तक बनती है, आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपको एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हमारा एक एग्जॉस्टिव एक ये हमारा सेशन था जो कि हमारा CBS पर हम लोग ने किया था। तो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आवश्यकता है एक रिविजन्स की। आप उनकी हेल्प करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको सभी मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, आपके स्टैंडर्ड मैनर में मिलेंगे, फुल एग्जॉस्टिव मटेरियल्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एंड थ्योरी।
और आपके लेक्चर्स भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और क्या चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी डू। हम लोग कहीं से कोई भी कमी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ते। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग एक अलग चैप्टर का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सेशन लेके आएंगे, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। बी हैप्पी, बी सेफ और मेहनत जारी रखिए। थैंक यू।